Hello everyone, I Anshu from Department of Economics, RAPZ College, Panipat. Today we will discuss about the topic is forms of market structure. Forms of market structure, there are basically three forms, that is perfect competition, monopoly and then imperfect competition. Imperfect competition has also three forms, monopolistic competition, oligopoly and then duopoly. Today we will discuss about perfect competition. Perfect competition basically is a market form, it is the market structure which is basically featured by a complete absence of rivalry. It means नॉर्मली बेसिकली सेंस में हम देखेंगे कि अगर बिजनेसमैन अगर देखेगा कॉम्पिटिशन मीन्स होता है रेवलरी, बट इन द फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन देर इज कंप्लीट अब्सेंस ऑफ रेवलरी. इट मीन्स कि देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर बट स्मॉल बायर एंड नंबर एंड सेलर. इट मीन्स कि स्मॉल छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं. देर आर बेसिकली फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. फीचर्स लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर. परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स और सेलर्स तो होते हैं लेकिन छोटे छोटे ग्रुप्स में होते हैं, स्मॉल बायर्स एंड सेलर्स. एंड देन होमोजेनियस प्रोडक्ट. होमोजेनियस प्रोडक्ट इज द मेन फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि ये मार्कर अगर मार्केट में 50 रुपीज़ का आता है तो इट मीन्स अगर आपने एक सेलर से पूछा कि इसके प्राइसेस क्या हैं तो वो कहेगा कि 50 रुपीज़. एंड देन अगर आप किसी अदर सेलर से पूछते हैं तो वो भी इसको 50 रुपीज़ ही बताएगा. एंड थर्ड से पूछोगे वो भी इसके 50 रुपीज़ बताएगा. इट मीन्स कि अगर मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट अवेलेबल है तो होमोजीनियस प्रोडक्ट के प्राइसेस भी सेम होंगे और वो जो प्राइसेस सेम होंगे उसको डिटरमाइन करता है इंडस्ट्री. यानी कि इंडस्ट्री मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है उससे वो प्राइस का डिटर्मिनेशन कर देता है. लेकिन कंडीशन होती है होमोजीनियस प्रोडक्ट की. प्रोडक्ट हमारा होमोजीनियस मीन्स समरूप होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए. एंड देन कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट्स इन द लॉन्ग रन. कि मार्केट स्ट्रक्चर के में परफेक्ट कंपटीशन में हम देखते हैं कि लॉन्ग रन में कोई भी नई फर्म एंट्री कर सकती है एंड पुरानी फर्म एग्जिट कर सकती है. अब नई फर्म एंट्री कैसे करेगी कि मान लीजिए परफेक्ट कंपटीशन में जितने भी हमारे पास सेलर्स हैं उनको जो है कि उनको जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, प्रॉफिट उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, लॉस वो मिनिमम सा ही बियर कर रहे हैं. तो इस केस में क्या होगा कि नई जो फर्म्स हैं, नए जो सेलर्स हैं वो मोटिवेट होते हैं, मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होते हैं और वो इंडस्ट्री में एंट्री कर देते हैं. एंड देन कि दैट इज एग्जिट ऑफ द फर्म. एग्जिट कब करती है? जब किसी फर्म को लॉस हो रहा होता है. अगर लॉस ज़्यादा होता है तो वो फर्म इंडस्ट्री को छोड़कर, मार्केट को छोड़कर जा सकती है, बट इन द केस ऑफ ओनली लॉन्ग रन. ओके, नेक्स्ट, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट. परफेक्ट कंपटीशन ही एक ऐसी मार्केट होती है कि जहाँ पर कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं आती. सेलिंग कॉस्ट मीन्स दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट. कि हमारे पास प्रोडक्ट होमोजीनियस है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आती है में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में ही एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आती है. अगर हमारे पास होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो हमें स्पेशल एक्स्ट्रा कोई भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती. Firms are price taker, not a price maker. That is the basically conclusion of the perfect competition. कि फर्म जो होती हैं हमारी बेसिकली वो प्राइस टेकर होती हैं, प्राइस मेकर नहीं होती. इट मीन्स कि अगर इंडस्ट्री ने 50 रुपीज़ इस मार्कर के डिफाइन कर दिए तो बाकी सभी फर्म्स 50 रुपीज़ ही फॉलो करेंगी. वो अपनी तरफ से कोई भी प्राइसेस में चेंज नहीं कर सकते. तो आप कह सकते हो कि परफेक्ट कंपटीशन में सिंगल प्राइस लेवल होता है. एंड देन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व एट सिंगल प्राइस. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व की प्राइसेस जो होंगे वो आपका डिटरमाइन हो जाते हैं और उसी प्राइसेस पर ही बाकी फर्म कितना भी आउटपुट सेल कर सकती है. देयर इज नो इशू. ओके, इन दो पॉइंट्स को जो हमारे बेसिकली टू वाइटल कंक्लूजन्स निकलते हैं, इन दोनों कंक्लूजन्स को हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे. देखिए, ओ एक्स पे हमने आउटपुट को शो किया है, ओ वाई पर हम प्राइसेस को ले रहे हैं. अब ओ वाई पे प्राइसेस हैं, ओ वाई एक्स पे आउटपुट है. तो डिमांड और सप्लाई जब हम बनाते हैं, डिमांड इज ऑलवेज नेगेटिव स्लोप एंड सप्लाई इज ऑलवेज पॉजिटिव स्लोप. डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से, इट मीन्स कि मार्केट फोर्सेस से जो हमारे पास पॉइंट आता है दैट इज पॉइंट ई. ई पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट.
और ये पॉइंट जो होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट बेसिकली इट इज़ द पॉइंट ऑफ रेस्ट। रेस्ट मीन्स कि ऐसे पॉइंट पर कोई भी मार्केट है वो चेंज करना पसंद नहीं करती। तो ये जो बेसिकली हमारा पॉइंट है, इतने पे आपका आउटपुट डिटर्मिनेशन और इतना हमारे पास डिमांड और सप्लाई जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी उसी पॉइंट पर हमारे प्राइस का डिटर्मिनेशन हो जाता है। अब हमने कहा था कि ये जो केस है ये केस हमारे पास है इंडस्ट्री का केस। अब इंडस्ट्री ने डिमांड और सप्लाई के थ्रू प्राइसेस को डिटरमाइन कर दिया। अब इन्हीं प्राइसेस को बाकी सारी की सारी फर्म्स क्या करेंगी, फॉलो करेंगी। ये सारी फर्म्स फॉलो कर रही हैं और इसी प्राइस को ही डिटरमाइन कर देती हैं और इस प्राइसेस पर हमारे पास हो जाता है एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू, AR इज इक्वल टू MR। और इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास प्राइस का डिटर्मिनेशन हुआ, यानी कि ये प्राइस लेवल जो है, इतने प्राइसेस पर कितना भी आउटपुट कोई भी कंपनी कोई भी फर्म सेल कर सकती है। बकायदा होगा क्या कि इंडस्ट्री ने जिस प्राइसेस को, इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज अ प्राइस टेकर, दिस कंडीशन इज शोर। एंड नेक्स्ट बेसिकली जो हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमारे सामने आई है, वो उस इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हमारे पास क्या क्या होती हैं। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म, बेसिकली इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट ऑफ रेस्ट एंड इट शोज द 4 कंडीशंस बेसिकली, कि ये चारों कंडीशंस जहाँ फुलफिल होंगी वहाँ पर इंडस्ट्री अपने प्राइस का डिटरमाइन करेंगी। तो चलिए पहली कंडीशन हमारे पास है कि TR और TC का जो गैप है वो आपका, TR और TC का गैप मैक्सिमम होना चाहिए। दैट शोज पाई शोज प्रॉफिट यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट। एंड देन अदर कंडीशन इज MC इज इक्वल टू MR, मार्जिनल कॉस्ट जो होती है आती है मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए। एंड देन थर्ड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, नीचे से काटेगी। एंड देन मिनिमम लॉस हो रहा होगा वो तो वो बियर कर लेगी, लेकिन अगर ज़्यादा लॉस होता है तो कोई भी फर्म बियर नहीं कर पाती, तो वो इसलिए लॉन्ग रन में वो फर्म जो है इंडस्ट्री को छोड़कर चली जाती है। चलिए बेसिकली हमारे पास 2 अप्रोचेस, इन सब कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए हमें 2 अप्रोचेस को पढ़ना पड़ेगा। एक हमारे पास होती है टोटल रिवेन्यू अप्रोच, टोटल कॉस्ट अप्रोच, एंड देन मार्जिनल रिवेन्यू अप्रोच एंड मार्जिनल cost approach. First one we will discuss about total revenue and total cost approach. This is the diagram for total revenue and total cost. पहली जो हमारे पास condition थी that is pi TR minus TC, यानी कि maximum difference between revenue and cost, total revenue and total cost. This is the diagram. O point OX एक्सिस पे हम आउटपुट को शो करते हैं, OY पर हम revenue और cost दोनों को शो करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास TR दैट इज एक स्ट्रेट लाइन है, इट इज अ रेफरेंस लाइन, 45 एंगल से ये शुरू होती है जो हमारे पास दिखाएगी, इट इज अ रेफरेंस लाइन। एंड देन दिस इज TC टोटल कॉस्ट में हमारे पास इंक्लूड होता है, टोटल कॉस्ट इज द समीशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब ये जो हमारे पास इतना जो पार्ट है वो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट लाइक दैट मशीन, बिल्डिंग्स, ये जो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है वो आती है, इसीलिए हम OY एक्सिस से ही TC को शुरू करते हैं। अब TC जो हमारे पास कर्व बनती है वो OY से शुरू होती है और इसमें हम देखते हैं कि TC और TR बराबर कहाँ पर है। देखो दिस इज द पॉइंट ऑफ TC एंड पॉइंट A एंड पॉइंट B, इट शोज ब्रेक इवन पॉइंट हम किसको कहेंगे कि जहां पर TR और TC इक्वल होते हैं। लेकिन हमारी कंडीशंस तो थी कि TR माइनस TC ही मैक्सिमम प्रॉफिट को शो करता है, तो इसीलिए हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे। दिस इज द डिफरेंस पॉइंट, अगर हम रखेंगे G एंड H, पॉइंट GH दैट शोज मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC। ये प्रॉफिट नहीं है लेकिन ये TR और TC का मैक्सिमम डिफरेंस है। प्रॉफिट हम निकालने के लिए हम एक अलग से टोटल प्रॉफिट कर्व बनाते हैं जो कि हमारा नेगेटिव से स्टार्ट होता है। नेगेटिव से स्टार्ट क्यों हुआ? क्योंकि जब हमारे पास रेवेन्यू 0 थी उसके बावजूद भी हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही। इट मीन्स कि ये जो पोर्शन है ये पोर्शन दिखाता है कि व्हेन TC ग्रेटर देन TR, यानी कि टोटल कॉस्ट ज़्यादा आ रही है टोटल रेवेन्यू से।
अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो इट मीन्स प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। अगर हमारी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है तो इट मीन्स कि ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है ये लॉस को ही दिखाता है कि यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नहीं है। एंड देन कि जैसे जैसे हमारी टीआर इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपकी कॉस्ट कम होती जाती है। यानी कि जैसे जैसे हमारी टीआर इंक्रीज हुई, ये जो पार्ट है हमारा टीआर का इंक्रीज होने का, ओ से लेकर ए तक जब हमारी टीआर जैसे जैसे बढ़ती है, नो डाउट इस सारे गैप में भी हमारे पास क्या है, टीसी ज्यादा है किससे, टी आर से। इसीलिए ये जो हमारे पास टीपीसी जो टोटल प्रॉफिट कर्व हम बनाते हैं वो हमें दिखाएगा, ये जो पोर्शन है हमारा इस पोर्शन में यही दिखाना चाहता है। लेकिन जब हम पॉइंट ए पर पहुंच जाते हैं, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वहां पर होते हैं जहां पर आपके टीसी और टीआर इक्वल होते हैं। ये जो पॉइंट है इसको भी अगर हम पॉइंट ए का नाम दें तो इट मीन्स कि ये दिखाता है नो प्रॉफिट नो लॉस, कि अभी आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं है तो कोई लॉस भी नहीं है। क्यों नो प्रॉफिट नो लॉस मीन्स कि जहां पर टीआर और टीसी इक्वल है, दैट शोज नो प्रॉफिट नो लॉस। एंड देन कि जैसे जैसे फिर हम नेक्स्ट क्या देखते हैं कि हमारी जो रिवेन्यू है, यानी कि टीआर ज्यादा है किससे, टीसी से, यानी कि टोटल रिवेन्यू ज्यादा है टोटल कॉस्ट से। जैसे जैसे रिवेन्यू ज्यादा होती है वैसे वैसे हमें प्रॉफिट भी गेन होना शुरू हो जाते हैं। अब रिवेन्यू कितनी ज्यादा हुई उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि दोनों में डिफरेंस कितना है, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीआर, दैट शोज द पॉइंट जीएच। ये दिखाता है मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीआर। और ये जो पॉइंट है हमारे पास पॉइंट एफ shows maximum point, and this shows the maximum profit. It shows the maximum profit कि जहां पर टीसी और टीआर का गैप मैक्सिमम होगा वहां पर हम टोटल प्रॉफिट कर्व में प्रॉफिट मैक्सिमम शो करेंगे। एंड देन दोबारा से अगेन ये प्रोसेस शुरू होती है, फिर हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, फिर रिवेन्यू कम हो जाते हैं। बिजनेस साइकिल्स की तरह ये जो प्रोसेस चलती है हमारी, तो उसी के रिगार्डिंग टोटल प्रॉफिट कर्व फिर धीरे धीरे फॉल होना शुरू हो जाते हैं, फॉल होंगे फिर नेगेटिव होंगे, और इस तरीके से ये प्रोसेस शुरू हो जाती है मार्केट स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग। ये था हमारे पास पहली कंडीशन जिसमें हमने टीसी और टीआर दोनों को डिफाइन किया। नेक्स्ट कंडीशन थी हमारे पास कि एमसी इज इक्वल टू एमआर एंड एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। नेक्स्ट डायग्राम शोज बताता है हमें ओएक्स पर हमने आउटपुट लिया है, ओवाई पर हम रिवेन्यू और कॉस्ट को दिखा रहे हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, जो कि हमने डिमांड कर्व लिया था, जो कि इंडस्ट्री ने प्राइस को डिटरमाइन किया, बाकी सभी फर्म्स ने उसको फॉलो किया, जहां पर हमारे एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल ही थे। हम उसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करते हैं, एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू। और ये जो हमारे पास प्राइस का डिटर्मिनेशन हुआ था, इस प्राइस पर कितना भी आउटपुट कोई भी फर्म सेल कर सकती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन कंडीशन है जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन थी कि एमसी इज इक्वल टू एमआर, दैट इज फुलफिल, sufficient condition. This is a necessary condition, MC is equal to MR, but it is not sufficient. Sufficient कब होगी कि जब हम कहेंगे कि MC cuts MR from below, that is sufficient condition. तो इसमें क्या होता है कि necessary condition के साथ साथ sufficient condition भी आपकी fulfill होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि हम बनाएंगे MC curve. MC curve is always U shaped in the short run. तो MC जैसे जैसे हमारी फॉल होती है, ये उसका जो है लोवेस्ट पॉइंट आता है। उसके बाद जो हमारे पास कंडीशन थी कि MC इज इक्वल टू MR, पॉइंट E, नो डाउट पॉइंट E1 पर भी MC और MR है, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फुलफिल्ड। बट सफिशिएंट कंडीशन, सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या थी कि MC MR को नीचे से काटेगी। अब MC MR को इस पॉइंट पर जब वो लोएस्ट पॉइंट से काटती है तो वो हमारे पास इक्विलिब्रियम का पॉइंट, दैट इज Q star shows output and OP shows price level. Okay, this is enough for this video, and next short term equilibrium and long run equilibrium we will meet in our next video. Thank you.